बहुत देर खामोश बैठी रही। अब उसे इंतजार था कि आगे क्या होना है। बज़ाहिर तो यूं लग रहा था जैसे धर्मा सिंह श्रद्धा पर काबू पा चुका है। विक्रम खन्ना उसके पास आया, मामूल के मुताबिक उससे मोहब्बत की बातें की, फिर चला गया। दूसरे दिन धर्मा सिंह रत्ना के पास पहुंचा और उसने कहा, कहो रत्नावती, ठीक हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं महाराज, क्या सोचा जो मैंने कहा था? मैंने उस वक्त भी आपको मना नहीं किया था। मैं हूं ही क्या महाराज, लोगों के इशारों पर चलने वाली, लोगों के हाथों में खेलने वाली। बस क्या बताऊं आपको। खैर छोड़िए इन बातों को, आप जो कहेंगी वही तो करूंगी मैं। मेरी भला इतनी कहाँ मिजाल कि मैं आपसे इनकार कर सकूं। हम भी तेरा जीवन तेरी पसंद के मुताबिक बना देंगे, किसी को तुझसे खेलने की इजाजत नहीं होगी। हम ऐसा करते हैं कि विक्रम खन्ना को काम से लगा देते हैं, वो मसरूफ हो जाएगा और तुम जय चंद से बात कर लेना। ठीक है महाराज, रत्ना ने जवाब दिया। विक्रम खन्ना को इसके एक दोस्त ने आकर बताया कि इसकी जमीनों पर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और इसे वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए। विक्रम खन्ना ने फौरन तिवाड़ी लाल को बुलाया और कहा, तिवाड़ी लाल जी, आपने आंखें बंद कर रखी हैं क्या? विक्रम खन्ना गुस्से से बोला। तिवाड़ी लाल ने सहम कर कहा, मैं समझा नहीं महाराज। हमारी जमीनों पर कोई दूसरा कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और हम खामोश बैठे हैं। कौन सी जमीनों पर? उदयपुर वाली जमीनों पर। आपको कैसे पता चला महाराज? हम तो आंखें बंद नहीं रख सकते ना तिवाड़ी लाल जी। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन महाराज हाँ कहो, इत्तला गलत भी तो हो सकती है। क्यों, तुम ये कैसे कह सकते हो? इसलिए महाराज कि वहाँ हमारे आदमी बड़ी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो महाराज चलते हैं वहाँ, तैयारी करो, हमारा जाना बहुत जरूरी है। धर्मा सिंह ने अपना काम पूरा कर दिखाया। विक्रम खन्ना एक लंबे सफर के लिए रवाना हो गया था और ये बात धर्मा सिंह अच्छी तरह जानता था। चुनाचे इसने यह खबर रत्ना को दी। रत्ना को वैसे भी कर्णावती ने तफसील बता दी थी। धर्मा सिंह ने रत्ना से कहा, श्रद्धा का खेल खत्म हो गया है और अब इसकी कही हुई बात पर मेरा मतलब है वो बातें जो वो माजी में कर चुकी है। तुझे अमल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अमल तेरे लिए नुकसान का बायस बनेगा। ऐसा बिल्कुल ना करना, बल्कि मैं तुझसे जो कह रहा हूँ वो तेरे हक में हर हाल में बेहतर रहेगा। मेरी बात तेरी समझ में आ रही है ना? क्यों नहीं महाराज। तो अब तू ऐसा कर कि जयचंद को बुला ले और इससे बात कर, वो बात जो मैं तुझसे कह रहा हूँ। इसके बाद धर्मा सिंह ने सारी तफसील उसे बताई जो वो चाहता था। फिर उसके बाद उसने कहा, जयचांद को ये पैगाम पहुंचाना मेरा काम है, मैं किसी को इस काम पर लगा देता हूँ। रत्ना ने भी इस पर हामी भर ली थी। इसके बाद न जाने कब तक वो सोचती रही थी। इसने दर्द भरे अंदाज में सोचा था, भगवान, मैंने तो संसार में किसी ना किसी को धोखा देने के बारे में सोचा और ना ही मुझे ये अच्छा लगा कि मैं किसी को धोखा दूं, कोई नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन क्या करूं, एक के बाद एक मेरे ऊपर हावी होता चला जाता है और मुझसे वो सब कुछ करवाता है जो मैं नहीं करना चाहती। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? श्रद्धा के बारे में वो सोचती थी तो इसे एक अजीब सा एहसास होता था। बहरहाल इतना वो जरूर जानती थी कि श्रद्धा जो कुछ कर रही है अच्छा नहीं है और कभी भी इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। श्रद्धा तो बदरू है, वो तो बच जाएगी, फंसेगी वो खुद, और इस काम में हो सकता है कि ज्यादा वक्त ना लगे। वो बहुत कुछ सोचती रही थी। प्रकाश चंद्र के यहाँ से जयचंद के बारे में पता चला कि वो जहनी तौर पर माजूर हो गया है। कहीं किसी बाग में या जंगल में बैठा रहता है और अपने आप से बातें करता रहता है। बहरहाल उसके बारे में भी धर्मा सिंह ने कहा, ये पता लग जाएगा कि वो कहाँ है। और ये तू जानती है कि इस पर तेरी दीवानगी तेरी जुदाई ही में तारी हुई है। मैं इसे तेरे पास बुला लेता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे तुझ तक पहुंचा दूं। इसके बाद बाकी काम तेरा है। रत्ना ने गर्दन हिला दी थी। फिर जयचंद रत्ना के पास पहुंच गया। बुरी तरह शेव बड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे से दीवानगी जाहिर होती थी। इसने रत्ना को देखा तो दौड़कर इससे लिपट गया। रत्ना घबरा गई थी। जयचंद ने कहा, मेरी रत्ना, मेरा जीवन, कहाँ चली गई थी तू? देख तेरे बिना मेरा क्या हशर हुआ। रत्ना, तेरे बगैर जीने का तस्वुर मैं कभी नहीं कर सकता था। रत्ना खौफजदा हो गई थी, लेकिन शुक्र था कि कोई आस पास मौजूद नहीं था। जयचंद की कैफियत से वो भी मुतासिर हुई थी। बामुश्किल उसने जयचंद से पीछा छुड़ाया और फिर बोली, जयचंद, तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ मैं। बोल रत्ना बोल, संसार लुटा दूंगा तेरे लिए। मुझे बता तू क्या चाहती है? रत्ना, मुझे छोड़ना नहीं, अब मैं तेरे बिना एक पल नहीं जीना चाहता। एक बात तो सुनो, दीवानगी की बातें मत करो, होश में आओ। दीवाना तो तेरे लिए ही था, तुझे देख लिया है तो अब होश ही होश है। मैं नहीं चाहती कि मैं इस वक्त कहाँ किस हाल में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये खतरा मोल ले रही हूँ। हो सकता है धर्मा सिंह किसी तरीके से हमारी बात सुन रहा हो, मगर कब तक छुपाऊं? और कोई तरकीब भी तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं? तो बोल तो सही, सारे संसार को उजाड़ दूंगा तेरे लिए। तूने तो खुद मुझे छोड़ दिया। अरे मुझसे कहती तो सही, बगावत कर देता, मार देता विक्रम खन्ना को। मेरे लिए मुश्किल सिर्फ तेरे प्रेम में ये सब कुछ करना। रत्ना, मेरे जीवन, मुझे मत छोड़ना अब।
मेरी बात तो सुन लो जयचंद, इसके बाद अपनी बात करना। क्या तुम्हें ये मालूम है कि जयचंद्र जी ने किस तरह विक्रम खन्ना के कहने पर मुझे अपनी भतीजी बनाकर रखा और इसके बाद विक्रम खन्ना के हवाले कर दिया। मैं अपनी मर्जी अपनी पसंद से यहाँ नहीं आई हूँ जयचंद, जबरदस्ती ये मुझे यहाँ लाए हैं और अब भी मैं ऐसी फंसी हूँ कि अगर किसी ने मेरी मदद ना की तो न जाने मेरा क्या हश्र होगा। जयचंद ने घबराती हुई आवाज में कहा, भगवान की सौगंध एक बार कह दो सर काट कर सामने रख दूं। जयचंद, तुम मेरे लिए कुछ छोड़ सकते हो, संसार छोड़ने को तैयार हूँ। तो तुम्हें भगवान का वास्ता मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं ऐसे ऐसे चक्रों में फंसी हुई हूँ कि तुम्हें नहीं बता सकती। मुझे ना ये हवेली चाहिए, ना इक़्तिदार, और ना मैं किसी का कुछ मोल लेना चाहती हूँ। वो जो कुछ भी कह रहे हैं और कर रहे हैं इसमें तो मेरा कहीं भी कुछ भी नहीं रहा। मैं तो निर्दोष हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुसीबत में फंसी हुई हूँ मैं। जयचंद, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। मैं नहीं जानती कि धर्मा सिंह इस वक्त हमारी बातें सुन रहा है या नहीं, लेकिन मैं जयचंद। रत्ना रोने लगी। जयचंद ने एक बार फिर इसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं रत्ना, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। कौन है ये धर्मा सिंह, मुझे बताओ। रत्ना ने जयचंद के होंठों पर हाथ रख दिए थे। आप कुछ ना कहो, देखो जो कुछ मैं कह रही हूँ इसे गौर से सुनो। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें विक्रम खन्ना की जगह दे सकती हूँ। दौलत, जायदाद, ये जमीनें, ये सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। बोलो क्या चाहते हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तुम मिल जाओ। तो फिर ठीक है, कल रात मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ। बोलो कहाँ पहुँच जाऊँ। ठीक है, वो कुएं वाला बाग देखा है? नहीं, मुझे बता दो। हवेली से निकलकर पीछे की तरफ सीधी चली जाओ तो कुएं वाला बाग नजर आएगा। बाग में एक बड़ा सा कुआं है जो पत्थर से बना हुआ है। कल रात को मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। निकल चलना मेरे साथ, कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, सारे इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। तो ठीक है, आप सुनो, जो बातें मैं तुमसे कर रही हूँ इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस किसी को इत्मीनान दिलाने वाली बात है। अगर कोई तुमसे सवाल करे, मेरे मतलब है कि धर्मा सिंह, तो तुम उसे यही बताना कि तुम्हारी और मेरी बातचीत हो चुकी है और तुम मेरे साथ हर तावन करने पर आमादा हो गए हो। इसके बाद मुख्तसर अल्फाज में रत्ना जयचंद को धर्मा सिंह और श्रद्धा के बारे में बताती रही। जयचंद की आंखें हैरत से फैल गई थी। इसने खौफजदा लहजे में कहा, रत्ना, अगर ये बात है तो क्या ये दोनों हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होंगे? डर गए जयचंद। मुझे देखो मैं कितनी हिम्मत कर रही हूँ, मैं भी तो आखिर इनसे टकरा ले रही हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरता, तुम इसकी चिंता ही मत करो, जो होगा देखा जाएगा, मामला तय हो गया। रत्ना ने भी सोचा था कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। जिस जिंदगी को गुजारना पड़ रहा है इससे तो निजात मिलेगी। श्रद्धा धर्मा सिंह के कब्जे में जा चुकी थी, फिलहाल कम से कम इसका तो खतरा नहीं था। बाकी बातें बात की हैं। बहरहाल मुकर्ररा वक्त पर वो इस जगह पहुंच गई जहां जयचंद इससे पहले पहुंचा हुआ था। रात की तारीकी ने दोनों ने वो जगह छोड़ दी और किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़े। धर्मा पुरसुकून था। इसने अपने तौर पर तमाम काम मुकम्मल कर लिया था। विक्रम खन्ना को बाहर भेजने के बाद इसने सोचा था कि बस इत्मीनान से बाकी सारे काम भी हो जाएंगे, रत्ना इसके जाल में आ जाएगी। सबसे पहले तो वो रत्ना के हसीन वजूद से खेलना चाहता था। वो अपनी फितरत में जरा अलग किस्म का आदमी था। जिंदगी में ऊंच नीच तो होती ही रहती है, एक हसीन दिल की कुर्बत हासिल करना उसके नजदीक संसार की सबसे बड़ी खुशी थी। साधु के बेस में शैतान की एक उम्र होती है, वो भी अपनी उम्र पूरी कर रहा था और ये देखना था कि उसे कब जिंदगी में ये कामयाबियां हासिल होती हैं। उसे अपने तौर पर इत्मीनान था कि वो अब बाग इसके कब्जे से नहीं निकल सकेगी। दूसरे दिन वो इसी एतमाद के साथ रत्ना की रहायशगाह पर पहुंचा था कि आज इसे रोशन दिनों के बारे में बताकर इससे इसकी कुर्बत मांगेगा। इसने बहुत से फैसले किए थे। जयचंद से रत्ना की मुलाकात हो चुकी थी और ये बात इसके इल्म में थी, क्योंकि जयचंद को इसने ही रत्ना तक पहुंचाया था। अब वो रत्ना से ये बात मालूम करना चाहता था कि जयचंद से इसकी क्या बात हुई और जयचंद ने किस हद तक इसका साथ देने का वादा किया था। ये अच्छा अमल था। विक्रम खन्ना को रास्ते से हटाने के बाद वो बड़े आराम से जयचंद को ये तमाम चीजें दे सकता था। जयचंद और रत्ना इसके गुलाम ही होते। रत्ना को जयचंद तक पहुंचने के लिए धर्मा सिंह की हवेली से गुजरना होता। और बहरहाल इसके बाद पूरी हवेली पड़ी हुई थी, जिसमें बहुत से चेहरों ने धर्मा सिंह को मुतासिर किया था। जब वो रत्ना की रहायशगाह पर पहुंचा तो सबसे पहले इसकी मुलाकात कर्णावती से हुई। कर्णावती हैरान परेशान रत्ना के कमरे से बाहर निकली तो धर्मा को देखकर इसने दोनों हाथ जोड़ दिए और धर्मा ने जरा गौर से कर्णावती को देखा। कौन है तू? कर्णावती है मेरा नाम महाराज, यहीं हवेली में रहती है। तो और क्या, दासी हूँ रत्ना देवी की। अच्छा अच्छा, मेरा मतलब है रत्ना देवी कहाँ है, अंदर है क्या? नहीं महाराज, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। रात को मैंने जाते हुए देखा था, इसके बाद जब मैं दूध लेकर आई तो तब भी वो यहाँ मौजूद नहीं थी और इसके बाद से अब तक उनका कोई पता नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। रात को तूने इसे जाते हुए देखा था? हाँ, विक्रम खन्ना महाराज तो गए हुए हैं बाहर। रत्ना देवी रात को हवेली के पिछले दरवाजे से
बाहर निकली तो मैंने इत्तेफाक से उसे देख लिया था। पिछले दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था। रत्ना देवी दरवाजे से बाहर निकली और इसके बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे से आंखें टिकाई बैठी रही, लेकिन वो वापस नहीं आई। मेरे मन में शुबा तो जागा था कि पिछले दरवाजे से वो कहाँ गई है, मगर हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि जब तक वो मुझे जलाती नहीं है मैं उनके पास नहीं जाती। पता नहीं कहाँ गई हैं वो। धर्मा सिंह की छठी हिस्स ने उसे बताया कि कोई गड़बड़ है। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। वो तेजी से वापस पलटा और अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर इसने अपने बेरू को तलब किया। थोड़ी देर के बाद बैरू इसके सामने पहुंच गया। बैरू, रत्ना कहाँ गई है? बैरू ने इसकी सूरत देखी और बोली, ये तो पता लगाना पड़ेगा महाराज, क्या वो मौजूद नहीं है? नहीं हो सकता है थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई हो, लेकिन इसके बावजूद जरा मालूम करो कि आखिर वो कई कहाँ है। इतनी देर तक उसका गायब रहना बड़ी परेशानी की बात है। हमें पता चलना चाहिए कि वो कहाँ गई है। मैं मालूम करता हूँ महाराज। बैरू, पहले इसे हवेली में देख, बाद में देख के कहाँ निकल गई है। वो न जाने क्यों हमारे मन में एक परेशानी सी पैदा हो गई है। हमें यूं लग रहा है जैसे कोई गड़बड़ है। भैरू चला गया और धर्मा सिंह परेशानी से रुखसार खुजाता रहा। इस वक्त बहुत सी बातें उसके जहन में आ रही थी। रत्ना अगर कहीं निकल गई है तब भी धर्मा सिंह को तो कोई नुकसान नहीं था। पूरन माशी जो है वो पूरन माशी से कहेगा कि देख, मैंने रत्ना को तेरे रास्ते से हटा दिया और अब मुझे धर्माता मान ले। वो काम जो रत्ना के जरिए लेना था पूरन माशी से भी हो सकता था, लेकिन बात रत्ना के पाक होने की थी। अगर रत्ना उसके कब्जे में आ जाती तो वो जादू मंत्र पढ़कर एक ऐसी कुव्वत हासिल कर लेता जो बड़ी अहमियत की हामिल होती, और ये कुव्वत हासिल करने के बाद ऐसी सैकड़ों हवेलियां इसके कदमों तले होती। बाहर तो जादू मंत्र का ये खेल चलता रहा। बैरू हासी देर के बाद वापस आया था। इस दौरान धर्मा सिंह अंगारों पर लौटता रहा। बैरू को देखकर बोला, हाँ बैरू, क्या पता चला? महाराज, रत्ना जयचंद के साथ ये हवेली छोड़कर भाग गई है। निकल गई है? हाँ, श्रद्धा तो इसके रास्ते में नहीं थी। आप आराम कर रहे थे, जयचंद से इसकी बात हुई और प्रेम पुजारन प्रेमी के साथ भाग गई। धर्मा सिंह के चेहरे पर परेशानी के आसार फैल गए थे। वो देर तक सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ बैरू, बहुत बुरा हुआ। क्या ये बात तुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ गई है? नहीं मालूम महाराज, लेकिन मालूम किया जा सकता है। बैरू, क्या तू इसे तलाश करके ला सकता है? ला नहीं सकता महाराज, बस इसका पता चला सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूं। रत्ना को जहन्नम में झोंकूं या फिर इसे तलाश करूं। असल में बैरू, वो पाक है और किसी पाक का कब्जे में आ जाना इस बात की निशानी है कि संसार में हर वो चीज हासिल कर ली जाए जो मन में है। ठीक कह रहे हैं महाराज, पाक काबू में आ जाए तो बड़े अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस फिर ठीक है, हमारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। वैसे भी अब इस हवेली के हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि यहाँ रहने में कोई भी मुश्किल पेश आ सकती है। जी महाराज, आज रात को हम ये जगह छोड़ देंगे, लेकिन बैरू, इस दौरान तुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि जयचंद रत्ना को किस तरफ लेकर गया है। ठीक है महाराज, इस बात का पता चल जाएगा, बैरू ने जवाब दिया। सारी बातें अपनी जगह। धर्मा सिंह वाकई परेशानी का शिकार हो गया था। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसको क्या करना चाहिए। अगर रत्नावती पाक ना होती तो वो इस पर लानत भेज देता। यहाँ इसे विक्रम खन्ना की वजह से बड़ी इज्जत मिली थी और विक्रम खन्ना पूरी तरह इसके जाल में था। पूरनमाशी के नाम पर धर्मा सिंह यहाँ रह सकता था, और अगर पूरनमाशी का यहाँ औलाद हो जाती तो फिर तो विक्रम खन्ना धर्मा सिंह को देवताओं की तरह पूछता। लेकिन ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी। धर्मा सिंह अपने काले इल्म की बिना पर ऐसा मुकाम हासिल कर सकता था। हाँ, अगर रत्ना के इस चुंगल में आ जाती तो वो पाक लड़की को अपने जाल में फांस लेता तो आगे चलकर बहुत से बड़े काम हो सकते थे। बहरहाल वो इंतजार करने लगा। जयचंद ने अभी तक दुनिया के सर्दो गर्म नहीं देखे थे। वो रत्ना की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, और जब इसके आगे कोई सहारा ना रहा और इसे पता चल गया कि रत्ना विक्रम खन्ना की मलकियत है और इसके लिए प्रकाश चंद्र के घर पाल रही है, तो वो बेकाबू हो गया। हो सकता था कि जुनून की आग इसे बाकी सारे खतरों से बेनियाज कर देती। इस वक्त रत्ना ने श्रद्धा के असर में आकर इसे समझाया, और बहरहाल जयचंद ने सब्र कर लिया। लेकिन ये सब्र आरजी था। इसके दिल में धुएं के बादल उठते रहते थे। रत्ना याद आती तो दुनिया बहुत बुरी महसूस होती थी। वो बेचैन हो जाता था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसने कितनी ही बार विक्रम खन्ना की हवेली में दाखिल होने की कोशिश की थी। जहन में यही बात होती थी कि अगर रत्ना कहीं नजर आ गई तो इसे लेकर निकल जाएगा। लेकिन शायद इसकी खुशकिस्मती थी कि इसमें वो कामयाब नहीं हो सका था। अगर कामयाब हो भी जाता तो ना जाने इसकी क्या कैफियत होती। मुमकिन है कि पकड़ा जाता, और पकड़े जाने के बाद हो सकता है बचना ही मुश्किल हो जाता। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। वो रत्ना को अपने साथ ले आया था। वो चाहता था कि वो इसे लेकर इतनी दूर निकल जाए कि ना तो प्रकाश चंद्र को
उसके बारे में मालूमात हासिल सके, ना ही विक्रम खन्ना इसका पता चला सके। चुनाचे रात की तारीकी में वो दोनों एक सीमत में बढ़ते जा रहे थे। इस वक्त चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा तारी था। बहुत सा फासला तय करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से दूसरे शहरों को जाने के लिए बसें चलती थी, लेकिन ये वक्त ऐसा था कि बसों का अड्डा भी सुनसान पड़ा हुआ था। बहुत सी बसें खामोश खड़ी थी। कुछ लोग आग के अलाव जलाए बैठे आग ताप रहे थे। जे चांद ने रत्ना से कहा, रत्ना, शुरू में हमें तकलीफें उठानी पड़ेंगी, लेकिन हमारी मोहब्बत इन सारी तकलीफों से डरने वाली नहीं है। कहीं तुम्हें ये एहसास तो नहीं कि तुमने गलती की है? अब ऐसी बातों को छोड़ो जेचंद, मुझसे ये सवाल करके तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। तुम जानते हो कि मैंने क्या हैसियत छोड़ी है, कोई मजबूरी तो नहीं थी मेरी। मुझे माफ करना रत्ना। असल में तुमने सारा जीवन भी आराम चैन से गुजारा है, संसार के दुख नहीं जानता, इसलिए तुमसे ये सवाल कर डाला था। तुम यहीं रुको, मैं जरा मालूमात हासिल करके आता हूँ कि हमें किसी और शहर जाने के लिए बस कहाँ से मिल सकती है। रत्ना को एक जगह तारीकी में खड़ा करके जेचांद चला गया और रत्ना खामोशी से तारीख हलाओं में घूरती रही। इन हलाओं में इसका माजी छुपा हुआ था, लेकिन इस वक्त इसने माजी में जाना पसंद नहीं किया और जेचांद का इंतजार करने लगी। वो जानती थी कि आगे इसका मुस्तकबिल क्या है, लेकिन बहरहाल बात की बातें तो बाद में ही देखी जाएंगी। वो जेचंद का इंतजार करती रही। थोड़ी देर बाद जेचंद वापस आ गया। रत्ना, हमें यहाँ से निकलने में काफी वक्त गुजारना पड़ेगा। अब तो सुबह उजाला फैलते ही एक बस चलेगी, हम उसी से निकल जाएंगे, लेकिन इस वक्त तक हम कहाँ रहेंगे जेचंद? आओ कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परेशानी की क्या बात है? जेचंद ने कहा और बसों के अड्डे से थोड़े फासले पर एक दरख्त के नीचे इन दोनों ने आराम करने का फैसला किया। रत्ना दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई थी। जेचांद कहने लगा, तुम्हें मेरे प्रेम की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी रत्ना। कहाँ तुम्हारा राजमहल और कहाँ इस दरख्त का साया। मैंने कहा ना, जो भी फैसला मैंने किया है सोच समझ कर किया है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूंगी, मेरी और तुम्हारी तलाश में बहुत से लोग लग जाएंगे। प्रकाश चंद्र जी को तो ये बात मालूम होगी कि तुम गायब हो गए हो सकता है कि विक्रम खन्ना को भी इस बात का पता चल जाए कि तुम मेरे साथ ही गायब हो। और फिर एक और बुरा आदमी भी वहां मौजूद है। कौन? जेचांद ने पूछा। धर्मा सिंह। वो इतनी आसानी से हमें नजरअंदाज नहीं करेगा। वो कम बख्त काले जादू का माहिर भी है। हो सकता है कि वो अपने इल्म से इस बात का पता चला ले कि मैं तुम्हारे साथ फरार हुई हूँ और कहाँ हूँ। वैसे भी तुम्हें सारी कहानी मैंने बता दी है। वो जो चाहता था वो कुछ और था और उसकी वजह से ही वो तुम्हें मेरे पास लाया था, लेकिन हमने कुछ और ही कर डाला। देखो रत्ना, बात सिर्फ हमारे प्रेम की है। अब जो होगा देखा जाएगा। सुबह चलने वाली बस जहाँ भी हमें पहुंचा देगी, हम वहां जाकर अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जीवन के दूसरे सहारे तलाश करेंगे। वो दोनों खामोश हो गए। रात सोते जागते गुजरी। सुबह वो तैयार हो गए। अड्डे पर लोग आना शुरू हो गए। जेचंद अपने साथ थोड़ा सा सामान लाया था। चुनाचे उसने एक मोटी सी चादर रत्ना को उड़ा दी और इससे कहा कि अपने आप को इसमें छुपा ले। इसके साथ साथ उसने अपना भी हुलिया थोड़ा सा तब्दील कर लिया था। एक बड़ी सी पगड़ी बांधकर वो कोई देहाती लगने लगा था। साथ ही कुछ और सामान भी उसके साथ था। बहरहाल दोनों बस में बैठ गए और बस सफर करने लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।